निश्चित तौर पर राहुल गांधी अब राजनीति को जिस मोड़ पे लेकर के आ गए हैं, वहाँ एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ये तीसरा चौथा मोर्चा जो है ये किसी भी तरीके से अगर बनता है, कोई बनाता भी है, तो वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा। ये चीज़ एकदम स्पष्ट हो गई और जो समझदार लोग हैं उन्होंने भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया कि ये तीसरा चौथा मोर्चा कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई की बातें जरूर करते रहेंगे, लेकिन फ़ायदा ये भारतीय जनता पार्टी को ही पहुँचाने का काम करेंगे। तो इस मायने में राहुल गांधी की आप कह सकते हैं कि पहली जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आप इसको इस तरीके से स्वीकार कर सकते हैं कि ये पहली जीत हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाना चाहती थी कि तीसरा चौथा मोर्चा अब कोई बनेगा और उससे भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई होगी, कांग्रेस फिर पीछे छूट जाएगी और फिर ये कहा जाएगा जैसे प्रधानमंत्री ने कहा सदन के अंदर कि वो कांग्रेस की बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा, रिसर्च होगा इस पर इस तरीके से। तो ये चीज़ें नहीं होने जा रही हैं, प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे तरीके से इस बात को समझ रही है। मुझे लगता है कि ये जो है सबसे बड़ा परिवर्तन जो है 2024 की चुनाव के लिए शुरू हो चुका है और इसको लोग स्वीकार अब करने लगे हैं। अब जो भी तीसरे या चौथे मोर्चे की बात करता है तो उसको आदमी तुरंत कहना शुरू कर देता है, जो आम मतदाता है, जो आम नागरिक है, वो भी कहना शुरू कर देता है कि अच्छा ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बी टीम, हाँ मतलब बी टीम भी कहने लगते हैं, कोई छोटा रिचार्ज कहने लगता है, मतलब वो अब चीज़ें साफ होने लगती हैं कि ये जो है वो काम किसके लिए कर रहे हैं। तो ये एक जो है, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी जीत जो है वो एक तरीके से कहा जाए जो 2024 की लड़ाई है, यही जो था वो एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो जहाँ पे आकर के भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई पड़ती थी। अब वो स्थितियां नहीं हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कांग्रेस के मोर्चे के साथ होनी है, देश भर में होनी है, जहां भी होनी है। अब लोगों को तय करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। हालांकि यह अपरिहार्य नहीं है, मतलब जिसको लगता है कि साहब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएंगे, वो स्वतंत्र अपना काम करने के लिए, लेकिन बाद में चुनाव के बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगा जो चुनाव से पहले इस तरह की बातें करता है कि हम भाजपा के साथ भी नहीं है और हम कांग्रेस के साथ भी नहीं है। तो इसलिए चुनाव से पहले जो परिस्थितियां बनेंगी उसमें स्पष्ट होगा कि आप किस पाले में खड़े हैं। तो ये तो लंबी एक लकीर खिंच गई है। भारतीय जनता पार्टी की जो परेशानी और ज़्यादा बढ़ रही है राजीव जी, उसका देखिए बहुत बड़े कारण हैं। क्योंकि जैसा आपने भी कहा, नवीन जी ने भी कहा, प्रशांत जी ने भी, सबने कहा कि भाई आपने जिस आदमी को पप्पू साबित करने की कोशिश की और आप उसमें कामयाब भी हुए, आपकी कोशिशें कामयाब भी हुई, मतलब आपने हजारों करोड़ रुपया खर्च किया। तो अब दो दर्द हैं कि आपकी एक तो 10 साल की मेहनत बेकार गई, आपने जिसको पप्पू साबित की वो पप्पू नहीं निकला, उसने आपको पप्पू बना दिया। दूसरा, आपने जो हजारों करोड़ों रुपया खर्च किया था और इतनी लंबी चौड़ी जो आपने आईटी सेल बनाई थी, मीडिया पे आपने इतने दबाव बना के जो खर्चा किया था, वो खर्चा आपका बेकार गया। तो चोट दोहरी है, राजनीतिक भी है और आर्थिक भी है। और आर्थिक चोट और पड़ रही है कि अडानी डूब रहे हैं, अडानी डूब रहे हैं तो मतलब भारतीय जनता पार्टी डूब रही है, ऐसा समझा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अडानी के लिए आप कुछ कहिए तो भारतीय जनता पार्टी आपका बुरा हो जाती है। तो अब समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी अडानी की प्रवक्ता है या इस देश की राजनीतिक पार्टी है और सत्तारूढ़ पार्टी, समझ में नहीं आता है। तो ये भी परेशानी पड़ रही है। तो अच्छा, राहुल गांधी पहले से समझ रहे थे। देखिए, राहुल गांधी ने जितनी बातें कही, चाहे वो कोरोना को लेकर के हो, किसी भी लेकर हो, आर्थिक स्थितियों को लेकर हो, अडानी को लेकर के भी राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से हमलावर रहे और जो बातें उन्होंने कही तो सच साबित होती हुई सब दिखाई पड़ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिन नैरेटिव्स को गढ़ती थी वो अब जो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जहाँ तक सवाल ये, जो आपने एक सवाल किया था, ये मुझसे नहीं था, वो नवीन जी से था, कि आरएसएस जो पीछे खड़ा दिखाई देता है। देखिए राजीव जी, आरएसएस असल में कई उसकी मॉडल्स ऑपरेटिंग है जिन पर वो काम करता है। वो ये भी दिखाना चाहता है कि उसके 10 मुंह हैं, वो 10 मुंह की तरीके से वो उसके 10 नेता जो 10 बातें कहेंगे ताकि आप कंफ्यूज रहें कि इनका असली मकसद क्या है। भागवत जी कहेंगे कि सब हिंदू हैं, फिर दूसरे से कोई कहेगा कि नहीं सब हिंदू नहीं हैं, यहाँ विभाजन है, सब कुछ है। तो वो आपको गुमराह करते रहना चाहिए। लेकिन अभी तक आरएसएस के ऊपर जो था वो हमारे राजनीतिक दलों की तरफ से सीधे हमले नहीं होते थे, वामपंथी दलों को छोड़ करके, जो कि वो उनकी एक आइडियोलॉजिकल एक लड़ाई होती थी, वो अपना लड़ते थे कि वो उनका वो लगातार जब से है लड़ाई उनकी चल रही है आरएसएस को लेकर के, क्योंकि वो दक्षिण पंथ और वामपंथ की एक लड़ाई उसको लेकर के। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, खासतौर से किसी दल के बड़े नेता की तरफ से सीधे आरएसएस के ऊपर इस तरीके के अटैक नहीं होते थे। 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और आरएसएस का दखल जिस तरीके से बढ़ा, अटल जी की सरकार में भी दखल था, लेकिन कहीं कहीं जो था वो दबना पड़ता था, क्योंकि वो कुछ गठबंधन की भी मजबूरियां हो जाती थी। अब जिस तरीके से ये हुआ, अब आरएसएस के ऊपर जो सीधा सीधा हमला हो रहा है, तो अब आरएसएस के सामने ये विकल्प नहीं बचता है कि वो 10 मुंह से बात करे। अब उसे राहुल गांधी के सवालों के जवाब देने हैं, आरएसएस को भी देने हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी देने हैं। तो अब उनकी वो मॉडस ऑपरेंडी नहीं चल पा रही है कि आप 10 मुंह से बात कीजिए, जनता समझ नहीं पाएगी आप चाहते क्या हैं। अब जो आप चाहते हैं वो राहुल गांधी समझ रहे हैं, वो राहुल गांधी देश को बता रहे हैं, दुनिया को भी बता रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं।
तो अब आपके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े भी हैं तो भी लोग समझ रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के पीछे हैं, आप सांस्कृतिक संगठन नहीं हैं, आप पॉलिटिकल विंग संगठन हैं आप, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपका एक मुखौटा है। जो गोविंदाचार्य ने अटल जी के लिए कहा था कि वो मुख नहीं मुखौटा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ नहीं है, वो आरएसएस का एक मुखौटा है। तो अब ये मुखौटा जो है राजीव जी धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस होली के अवसर पे उतर रहा है, रंग धुल रहे हैं राहुल गांधी की, ये आप एक बड़ी विजय कह सकते हैं। आरएसएस और बीजेपी दोनों इस समय डिफेंसिव मोड में हैं, और जिस तरीके से राहुल गांधी कुछ बोलते हैं और फिर आकर के प्रवक्तागण भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से आके बातें करते हैं, वो साफ बताता है कि वो डिफेंसिव मोड में हैं। वो कहीं से भी आक्रामक नहीं हो पाते हैं, वो बातें भले ही कुछ करते हो, लेकिन राहुल गांधी के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलते ना। अगर आक्रामक हैं आप और डिफेंसिव मोड में नहीं है, तो आप राहुल गांधी विदेश जाना है, आप इस पे तो बात करते हैं राहुल गांधी विदेश से हमला कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी विदेश से क्या हमला कर रहे हैं इस पे आपका क्या जवाब है? तो इसके बाद कोई जवाब नहीं है। आपके साथ विदेश से हमला कर रहे हैं, तो अगर आपने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया होता तो आपको मालूम पड़ता है कि भारत की पहली निर्वासित सरकार जो है वो विदेश में बनी थी। जिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह की आपने प्रतिमा लगवाई है, उन्होंने ही जाकर के विदेश में सबसे पहली निर्वाचित सरकार बनाई थी। देश का पहला जो एक आप कह सकते हैं कि गुरिल्ला आंदोलन जो था आज़ादी की लड़ाई के दौरान, गिरमिटिया मजदूरों का और कनाडा में जाकर के बनी वो गदर पार्टी करतार सिंह सराभा, तो वो कनाडा में जाकर के बनी, तो विदेश से हुआ। तो आपने अगर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया होता तो आपको मालूम पड़ता कि आज़ादी की लड़ाइयाँ जो है कैसे विदेशों में जाकर के लड़ी जाती हैं। तो चूंकि आपने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया नहीं, आप तो अंग्रेज के साथी थे। आपकी भारत माता उस समय कौन थी सारी दुनिया जानती है, ये भारत माता तो नहीं थी। जिस भारत माता की जिंदाबाद वंदे मातरम जो थे पंडित नेहरू और महात्मा गांधी और कांग्रेस के लोग किया करते थे, वो भारत माता तो आपकी नहीं थी। आप 15 अगस्त 1947 से पहले वंदे मातरम नहीं कहते थे, आप भारत माता की जय नहीं कहते थे। तो इसका मतलब आप डिफेंसिव मोड में हैं और आपके पास राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं है। और यही सवाल जो है 2024 में जो मुख्य मुद्दा बनने जा रहे हैं, मुख्य लड़ाई बनने जा रहे हैं, ये लड़ाई जो है राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये दो पार्टियों के बीच लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है ये दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है, एक आइडिया ऑफ इंडिया की और दूसरी आरएसएस की जो विचारधारा है उसकी लड़ाई है। तो ये लड़ाई मजबूत लड़ाई है, और इसलिए मैंने पहले राउंड में बात कही थी कि लोगों को तय करना है कि वो किस पाले में खड़े हैं। वो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़े हैं, वो डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं, वो स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्य हैं उनके साथ खड़े हैं, या आरएसएस की विचारधारा उसके साथ खड़े हैं। तो लड़ाई स्पष्ट है, अब मतलब लाइन खिंची हुई है। अब कोई जो है नो मैंस लैंड नहीं है। आपको इधर रहना है या उधर रहना है, या तो आपको आरएसएस के पाले में रहना है या आरएसएस के खिलाफ वाले पाले में रहना है, आइडिया ऑफ इंडिया के साथ रहना है। तो ये लड़ाई स्पष्ट खिंच चुकी है। यही भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की परेशानी का असली सबब है। आरएसएस इसके सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी सीधे सीधे आरएसएस पर अटैक कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता क्यों आ रहे हैं राहुल गांधी के जवाब देने के लिए? दत्तात्रेय होश बोले आए, आकर के जवाब दें राहुल गांधी के सवालों का कि नहीं हम ऐसे नहीं है, कहें हमने इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा नहीं किया है। आरएसएस हमारा कहे कि भारतीय जनता पार्टी हमारा मुखौटा नहीं है, हम तो अलग हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आरएसएस नहीं कह सकता, और अगर कहता है तो साफ झूठ होगा, दुनिया मानेगी नहीं, देश की जनता नहीं मानेगी, खुद उसका मतदाता नहीं मानेगा। अमरेंदु जी इसी दोहरी क्या कहते हैं सदस्यता पर जनता पार्टी टूटी इसी दोहरी सदस्यता के ऊपर। तो जॉर्ज फर्नांडिस अलग हो गए थे और अडवाणी जी अलग हो गए थे। तो यही जो है राहुल गांधी ने ला करके आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को इस जगह ला करके फंसा दिया है कि अब उनके सामने डिफेंसिव ही रास्ता, आक्रामक नहीं हो सकते। राहुल गांधी के ऊपर आप व्यक्तिगत प्रहार जो वो भी अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के व्यक्तिगत प्रहार से अब कोई काम नहीं होना है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी नहीं है जिनकी छवि बनाई गई हो एप्को वर्ल्डवाइड के जरिए, किसी और कंपनी के जरिए। राहुल गांधी जिस विचार की बात करते हैं वो लड़ाई विचारों की ही, और राहुल गांधी भी इस बात को कह चुके हैं, और दुनिया भी समझ रही है कि लड़ाई वास्तव में विचारों की है। तो जब विचारों की लड़ाई है तो जवाब विचारों से ही आएंगे कि नहीं रविशंकर प्रसाद या किसी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को पीसी कर देने से जो है वो राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं मिल सकते।